अंगद बहुत ही परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी हुई थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। अंगद के बेटे आनंद ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, अंगद की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, आनंद ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ आनंद, क्यों चिल्ला रहे हो? अंगद की पत्नी सीमा ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, आनंद ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? सीमा ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी शांति चुपचाप उठकर सीढ़ी के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुके होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। अंगद बाजू के कमरे से सब कुछ सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को अंगद की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी धुंधारा में उनसे मिली। मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। अंगद को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मनस्थिति को शांति अच्छी तरह समझती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। अंगद बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, अंगद, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहां पहुंचा दो। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। किंतु माँ, वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? अंगद ने आश्चर्य से कहा। अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कराएंगे ना। सीमा को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, शांति ने लंबी सांस लेते हुए कहा। अंगद जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपने माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब अंगद बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से अंगद के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों अंगद, भाभी नहीं दिख रही हैं, कहाँ हैं? डॉक्टर रमेश ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगता, सीमा ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने अंगद की तरफ देखा तो अंगद ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब कुछ समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव जाएंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव में पहुंचे।
देखा कि शांति को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर शांति के पास गए और उनके पैर छूकर रोने लगे। शांति की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा अंगद, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर रमेश ने अंगद को लगभग डांटते हुए कहा, नहीं देवर जी, अंगद का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। शांति ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया। भाभी आप चुप रहो, क्योंकि बहू तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है। समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना। डॉक्टर रमेश ने सीमा की ओर व्यंग से देखा। सीमा निरुत्तर होकर अंगद को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा अंगद, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर अपना सुंदर स्वरूप दिया था। सीमा बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगे, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगे। डॉक्टर रमेश ने शांति से कहा, अंगद को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर रमेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो अंगद को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और नहीं है। वह दौड़ता गया और अपनी माँ शांति के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध क्षमा करने के लायक नहीं है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगे और कोई नहीं। अंगद ने गुस्से भरी दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। सीमा को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो शांति से आंख मिलाए। शांति ने सीमा की मनस्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और अंगद को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे भी घर से बाहर निकाल दूंगी। सीमा और बच्चों ने शांति के पैर पकड़ते अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ कर दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।